हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के अंदर इंडियन पॉलिटी एंड डिस्कशन उसके एनालिसिस के अंदर आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्नॉलेज करने पड़ेंगे कुछ फैक्ट्स जो हमें इस एग्जामिनेशन के साथ मालूम चलते हैं, पता चलते हैं। सबसे पहला फैक्ट, द एग्जाम वाज डिफिकल्ट and if considering the polity section which was said to be relatively easier than others, उसमें भी कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस थे, कुछ इस तरीके के ऑप्शंस थे जिसमें in the examination hall there could have been confusion among the students, there could have been apprehensions among the students for marking the answers। और इसके दो सीधे सीधे कारण मैं आपको बताता हूं। रीजन नंबर 1, काफी ज्यादा चीजें या कुछ चीजें, काफी ज्यादा तो नहीं, कुछ चीजें फैक्चुअल नॉलेज के ऊपर बेस्ड थी जो कि हम एक्सपेक्ट करते थे यूपीएससी से कि वो ज्यादा नहीं टेस्ट करता है, टू कंसिडरेबल लेवल टेस्ट करता है, ज्यादा नहीं। बट पॉलिटी में हमने 3 से 4 ऐसे क्वेश्चंस देखे जिसमें अगर आपको फैक्चुअल नॉलेज नहीं होगी देन यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट। दूसरा, आपके जो ऑप्शंस थे उस ऑप्शंस ने किसी भी तरीके की एलिमिनेशन को एज यू नो एलिमिनेट कर दिया। तो आप किसी भी तरीके से ऑप्शंस के एलिमिनेशन के थ्रू आंसर तक पहुंचने वाले लेवल तक नहीं पहुंच सकते। यू कुड हैव एलिमिनेटेड 2 ऑप्शंस, बट वो 50-50 जो ऑप्शंस है उसमें से भी आपको गेस ही लेना पड़ता until unless you knew all the options that were asked. So that is why considering all these facts I can say कि जो लेवल है पेपर का वो मॉडरेट से तो ऊपर ही है। एंड इवन पॉलिटी के अंदर वी कैन सी देयर आर रेंज ऑफ क्वेश्चंस, कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन, और उसी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको आंसर्स भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं वो क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो किसी भी सीरियस कैंडिडेट को अटेम्प्ट कर लेने चाहिए थे और आसानी से उसके आंसर तक वो पहुंच सकता था। आसानी से इज इन इन्वर्टेड कॉमर्स बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम प्रेशर के अंदर ऐसा हो सकता है कि आप लोग इसमें केयरलेस मिस्टेक कर दें, बट ऑन फर्स्ट लुक यू कैन से कि कोई सीरियस कैंडिडेट हो तो वो ये वाले क्वेश्चंस तो कर सकता है। आफ्टर दैट वी लुक इनटू क्वेश्चंस दैट वर डिफिकल्ट। सबसे पहले, which one of the following statements best reflects the chief purpose of the constitution of a country? किसी भी देश के संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस क्या होता है? और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो पिछले 4 साल से रूप बदल बदल के, रंग बदल बदल के सवाल पूछा जा चुका है कि अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट। बस जैसे ही आपको ये एसोसिएशन याद रहे, आप उससे ऑप्शन नंबर सी की तरफ पढ़ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ही इसलिए गया था, या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो बनाया ही इसलिए गया है ताकि जो सरकार है या हमारे ऊपर रूल करने वाला कोई शासक है उसकी पावर्स के ऊपर आप लिमिट लगा सको, एक दायरा लगा सको, एक बाउंड्री लगा सको और उस बाउंड्री के अंदर डिफाइन कर सको उसकी पावर्स। दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। देयर कैन बी अदर ऑब्जेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला ऑब्जेक्टिव भी कॉन्स्टिट्यूशन का है कि अगर सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है हमारे संविधान के अंदर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में की गई, सो दिस कैन ऑल्सो बी द ऑब्जेक्टिव, बट इट हैज आस्क्ड द चीफ पर्पस। तो चीफ पर्पस आपको पता होना चाहिए कि वो लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। हियर ऑल्सो इट डिटर्मिन्स द ऑब्जेक्टिव फॉर द मेकिंग ऑफ नेसेसरी लॉज। अगेन अ वेग स्टेटमेंट है ना कि लॉज बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है, बट क्या इसका कोई डायरेक्ट रिलेटेड आर्टिकल आपको नजर आता है, या आपको नजर आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए आपको, लॉज बनाने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है? नहीं, लॉज बनाने के लिए आप बिना कॉन्स्टिट्यूशन के भी बना सकते हो पार्लियामेंट के थ्रू। ठीक है, सो दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू एड्रेस हियर कि ये एलिमिनेशन पे भी नहीं जाना इसमें। अगर आपने बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पढ़ा है, जैसे कि हमने भी अपनी क्लासेस में पढ़ाया है पर्पसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो उसमें हाईलाइट करते हुए बताया गया है कि लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, और यहाँ पे पीवाईक्यू या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्रेंड से भी आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते थे। सेकेंड क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन दैट शुड बी easy question, relatively easy question for serious candidate. We know National Commission for Backward Class, इसकी constitutionalization बहुत relevant रही है, न्यूज में आई है, यूपीएससी पूछ चुका है 338B के अंदर। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ठीक है, बट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं, दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। नेशनल लॉ कमीशन नहीं, दिस इज नीदर अ स्टैट्यूटरी बॉडी नॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, दैट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी।
सो अनदर क्वेश्चन जो काफी इजी है, रिलेटिवली इजी है, एंड उसका आंसर होना चाहिए सिर्फ ए, वन ओनली, दैट इज मतलब एक ही जो बॉडी यहाँ पे है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, बाकी इन तीनों में से कोई कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। 2 क्वेश्चन हो गए जो हो जाने चाहिए थे। तीसरे सवाल पे आते हैं। अगेन स्टैंडर्ड प्रोसीजर अगर आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन का पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड प्रोसीजर अगर हम इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का पढ़ते हैं या प्रेसिडेंट की पावर्स फंक्शंस पढ़ते हैं, दिस शुड नॉट क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। ये बिल्कुल क्रिएट नहीं करना चाहिए प्रॉब्लम, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1, इफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, all acts done by him or her in the performance of duties of his her office of president before the date of decision become invalid। ठीक है, this आप you read in the president, आप जब भी प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं हम ये चीजें पढ़ते हैं। नाउ अगेन यू विल से कि हो सकता है एग्जाम कंडीशंस में ये चीज याद ना आए, बट ये इतना बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है कि आपको जब स्टैटिक रिवीजन करना है तब आपको ये बेसिक चीज जरूर याद रहनी चाहिए। Now coming back to this, is same holds true for the vice president as well। vice president के लिए भी same hold true करता है। दूसरा जो है, election for the post of president can be postponed on the ground that some legislative assemblies have dissolved and elections are yet to take place। Now this is something जो शायद factually आपको याद ना आए, पेपर के अंदर हो सकता है कि फैक्चुअली आपको लगे कि क्या पता कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्लॉज हो, कोई क्लॉज हो जो ये कहता हो कि स्टेट्स की असेंबली नहीं है तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट नहीं हो सकता। But this is something that you could have gone with even if you did not know। और मैं इसका रीजन देता हूं कि अगर किसी 2 या 3 स्टेट्स की असेंबली नहीं है, ठीक है, तो क्या प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं होगा और हम बिना प्रेसिडेंट के रहेंगे? ठीक है, इज इट रीजनेबल टू थिंक लाइक दैट? ठीक है। दूसरी चीज आपके लिए मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, अगर यहां पे लिखा है सम लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है, सो इफ इट वाज रिटन कि अगर आप गेस नहीं करना चाहते थे तो तब गेस नहीं करते जब यहां पे लिखा होता कि मिनिमम 20% और 30%। कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी वेगली नहीं लिखा जाएगा, या तो वो चीज को लिखेगा नहीं, ठीक है, या तो उसकी डेफिनेशन देगा नहीं, या बता देगा कि ये चीज है। ठीक है, सम जैसे शब्द जो होते हैं दैट वी विल नॉट थिंक कि हाँ भाई ये तो सम लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैव बीन डिसॉल्व्ड एंड इलेक्शन आर येट टू टेक प्लेस, तो प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं होगा। Having said that, because you do not have options like this, having said that, क्योंकि आपके पास ऐसे options नहीं है जिसमें आप evidently चीजें eliminate कर पाओ आसानी से, इसलिए मैं ये नहीं recommend करूंगा कि ये guess basis पे करो, है ना। But if you are a serious candidate, you have read this कि जैसे हमने भी अपनी क्लासेस में बताया था कि जम्मू एंड कश्मीर की भी जो असेंबली थी, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की भी जो असेंबली थी बनी नहीं थी, तो ऐसा तो नहीं कि चुनाव नहीं हुआ। ठीक है, इन वन ऑफ द केसेस प्रेसिडेंट रूल अप्लाई हो रहा था एक स्टेट के अंदर, तो वहां पे भी चुनाव हो गया था, उसके बाद भी प्रेसिडेंट चुनाव हो गया था। सो दैट मीन्स कि इट इज ईजी फॉर मी टू से कि लॉजिकली आपने ये सोचना चाहिए था, ठीक है, एग्जाम के अंदर। बट द पॉइंट इज कि अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट होंगे तो आपने ये ओवरलुक कर दिया, तो थोड़ा सा आपको सेल्फ रिफ्लेक्ट भी करना चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर। ध्यान दीजिएगा, व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स टाइम लिमिट। ये तो पता ही हमें, मुद्दा ही ये चीज है, प्रॉब्लम ही यही है ना। वी डिस्कस्ड पॉकेट वीटो, यही तो होता है कि टाइम लिमिट डिफाइंड नहीं है कि पार्लियामेंट से कोई बिल जाए प्रेसिडेंट के पास, वो साइन ना करे, ऐसा वो पॉकेट में भी रख सकता है। ही कैन रिफ्यूज टू साइन दैट बिल, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट्स हैं इनकरेक्ट, सो द आंसर इज डी, नन। अगेन फॉर अ सीरियस कैंडिडेट इट शुड बी डन, पेपर में हो जाना चाहिए। 4th क्वेश्चन, स्टेटमेंट नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड इन सम जजमेंट्स दैट द रिजर्वेशन पॉलिसीज मेड अंडर आर्टिकल 16(4) of the constitution would be limited by article 335 for maintenance of efficiency of administration। This is something that अगेन अ सीरियस कैंडिडेट जो आपके फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहा है, जो आपके फंडामेंटल राइट्स के अंदर 15, 16 ओबीसी जजमेंट, रिजर्वेशन जजमेंट्स पढ़ चुका है, उसको यह जानकारी जरूर होगी कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जर्नैल सिंह जजमेंट के अंदर यह कहा है, जो कि हमने डिस्कस भी किया है, कि आप जब आर्टिकल 16 के अंदर प्रमोशन के अंदर कोटा प्रोवाइड करते हो तो यह भी देखना होता है, यू हैव टू सी दिस थिंग दैट एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी तो नहीं डिस्टर्ब हो रही।
आर्टिकल 335 क्या है? आर्टिकल 335 इज कंसिडरेशन ऑफ सर्टन पोस्ट, ठीक है, कंसिडरेशन ऑफ सर्टन पोस्ट फॉर एससीज एंड एसटीज, ठीक है। तो आप जब किसी भी तरीके से कंसिडरेशन करते हो कुछ पोस्ट की, इसका मतलब है रिजर्वेशन करते हो, तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कोर्ट्स ने कई जजमेंट्स में कहा है, वो जजमेंट्स भी हमने क्लास के अंदर डिस्कस की, इवन जर्नैल सिंह, एंड आफ्टर दैट देयर वाज अ डिस्कशन अबाउट अदर जजमेंट्स एज वेल, ठीक है। सॉरी, बिफोर दैट नागराज के अंदर, जर्नैल सिंह के अंदर। ये एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी वाला टॉपिक यू शुड नो, यू हैव बीन नोइंग, आप जब पढ़ते हो बेसिक्स तो कवर करते हो। दूसरा, आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहली बात तो मुद्दा ये चलता रहता है, टॉपिक यही चलता रहता है कि हमें पता ही नहीं कि हाउ टू डिफाइन एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट की कई जजमेंट्स आई हैं जिसमें उनको पूछा गया है कि भाई आप बता दो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एफिशिएंसी, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी क्या होता है, हाउ टू पुट अ नंबर ऑन इट, ठीक है। एफिशिएंसी कैसे हम डिफाइन करें इस टर्म्स में, सुप्रीम कोर्ट अभी तक नहीं बता पाया है। अगेन अ स्टेटमेंट दैट यू शुड नो इज इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। क्लियरली, अगेन सीरियसली हमने जब कवर किया है क्लासेस के अंदर भी, और आपने भी किया होगा, शुड बी डन, नॉट अ प्रॉब्लम। अगेन अनदर क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन आई एम पॉइंटिंग आउट, जो कि हो जाना चाहिए था, जिसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी। कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग सिटीजन। वेरी स्टैंडर्ड थिंग। 26 नवंबर को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? इसलिए नहीं सेलिब्रेट किया जाता कि उस दिन ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी। तो प्रियम्बल सबने पढ़ा है, प्रियम्बल में सबको डेट पता है कि 26 नवंबर 1949 को आपका प्रियम्बल जो है वो बन के तैयार हो गया था, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन जो है बन के रेडी हो गया था, और 26 जनवरी से आपने उसे इन्फोर्स करना शुरू कर दिया था, बारिंग सम पर्टिकुलर प्रोविजंस जो 1949 से ही हो रहे थे। तो अगेन अ क्वेश्चन जिसमें आपको जानकारी अपनी प्रेजेंट नॉलेज से पता है कि ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। ड्राफ्टिंग कमेटी एक ही दिन में संविधान थोड़ी बना देगी, ठीक है। सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अब हम आ गए हैं, 5 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब हम आ गए हैं ऐसे डोमेन में, ऐसे जोन में जिसमें या तो एग्जाम के अंदर टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग, ठीक है। अभी तक हम जो 5 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, दैट शुड नॉट बी चैलेंजिंग for any serious candidate, and 5 question is a big number. But now the questions will be that may create confusion, that may create interpretational problems in the exam. उसमें सबसे पहला आता है ये in essence, और इस बात का ध्यान रखना है, essence. What does due process of law mean? Due process of law हम कब पढ़ते हैं पॉलिटी में? जब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 21। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 में यह बताया गया था कि नो पर्सन शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यह स्टेटमेंट है आर्टिकल 21 की। अब प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को लेके देयर यूज्ड टू बी अ नैरो इंटरप्रिटेशन। ये सब हमने पढ़ा हुआ है कि ए.के. गोपालन केस में नैरो इंटरप्रिटेशन होती थी, ये कहते हुए कि अगर कानून जो है वो लेजिस्लेचर ने प्रॉपर प्रोसीजर से बनाया है और उसको फुलफिल किया जा रहा है, या उसकी एप्लीकेशन जो हो रही है वो प्रॉपरली की जा रही है, ठीक है, तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट लुकिंग इनटू द कंटेंट्स ऑफ द लॉ। मतलब सब्सटेंटिव कंटेंट ऑफ द लॉ कैसा है ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये नहीं देखा जाएगा कि उस कानून के अंदर जो पनिशमेंट है किसी पर्टिकुलर क्राइम की वो फेयर है या नहीं है, ये नहीं देखा जाएगा। बस एप्लीकेशन या उसकी इंप्लीमेंटेशन प्रोसीजर जो है वो प्रॉपर फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। लॉ पास होने का प्रोसीजर सही तरीके से फॉलो हुआ था कि लोकसभा में गया था, राज्यसभा में गया था, प्रेसिडेंट के साइन हो गए थे, ये प्रोसीजर देखा जाएगा, ठीक है। अब प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया है कि जब 1978 के अंदर मेनका गांधी केस में, मेनका गांधी केस के अंदर ये बात आती है कि क्या आप लॉ के मेरिट को भी चेक नहीं करेंगे, क्या आप लॉ की फेयरनेस को भी चेक नहीं करेंगे, क्या आप लॉ के सब्सटेंटिव पार्ट को भी चेक नहीं करेंगे अप्लाई करने से पहले उसे किसी के भी इंडिविजुअल के ऊपर, और ले जाने देंगे उन्हें लाइफ एंड लिबर्टी किसी की। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, दैट इज द वाइडर इंटरप्रिटेशन, एंड वहां से ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमारे इंडियन लॉ के अंदर आया है।
अब बात यह आती है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ इज वन ऑफ द नैरो कॉन्सेप्ट्स दैट वुड कम अंडर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, बट दैट डज नॉट मीन कि इसका मतलब ही यही है। ठीक है, ये तो हम आर्टिकल 14 में पढ़ते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ तो नहीं है, क्योंकि मैंने उसका मीनिंग ही बता दिया, अलग होता है। नाउ मोस्ट ऑफ द कंफ्यूजन विल लाई अमंग दीज टू ऑप्शंस। ठीक है, और अगेन इंटरप्रिटेशन की बात आती है, जहां तक मेरी राय है इंटरप्रिटेशन के तौर पे ए इज द मोर क्लोजर टू द मीनिंग ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, समझते हैं। अगर मैं बात करता हूं प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस की, तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस आपको बहुत सारे सोर्सेज से मिलते हैं कि क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की यह है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है, और ये नियोस की बुक है, अगेन आई वोंट से कि आपको ये सपने में आना चाहिए था कि इस बुक से आएगा तो आगे से हम लॉ की बुक्स पढ़ेंगे, है ना। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड हैव नोन हाउ टू डू इट, बट अगर हम बात करते हैं फेयर, रीजनेबल, इक्विटी, इक्वालिटी की, तो वो नेचुरल जस्टिस है ना। नेचुरल जस्टिस इंप्लाइज फेयरनेस, रीजनेबलनेस, इक्विटी, इक्वालिटी। फेयरनेस मतलब कि ये जो कानून है ऐसा नहीं है कि आपको केले का छिलका फेंकने के लिए आपको फांसी दे रहा है। ठीक है, तो सेंस ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी शुड ऑल्सो बी देयर। सो इन द लॉ इटसेल्फ इट शुड रिफ्लेक्ट। ठीक है, ड्यू प्रोसेस का मतलब है इन द लॉ, कानून के अंदर ही, लॉ के अंदर ही ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए, और यही चीज हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में देखते हैं। ठीक है, ये देखो, सो अमेरिकन कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस इज अ काउंटर पार्ट इन द कॉमन लॉ। काउंटर पार्ट का क्या मतलब होता है, जैसे अमेरिका के अंदर ड्यू प्रोसेस चलता है वैसे ही नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल यहां पे आता है। तो अगर मैं इंटरप्रिटेशन की बात करूं, आई नो मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स, मेनी ऑफ द इवन जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इस फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ को सही माना है, बट इन माय इंटरप्रिटेशन फेयर एप्लीकेशन ऑफ द लॉ, यानी कि वो लॉ कैसे अप्लाई हो रहा है, वो फेयरली हो रहा है या नहीं, दिस इज वन पार्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस। ठीक है, वन पार्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस, बट द लॉ इन इटसेल्फ शुड बी फेयर, ये भी देखना जरूरी है, और ये नेचुरल जस्टिस के हिसाब से होता है। एक और मैं इसमें आपको इंटरप्रिटेशन का बताता हूं। ठीक है, द प्रिंसिपल जब आती है बात, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, यू कैन थिंक कि क्या नेचुरल जस्टिस का एक ही प्रिंसिपल है या बहुत सारे प्रिंसिपल्स है ना। So is it due process of law is the natural principle of natural justice or not, है ना। Again inclination will be towards this answer, but I cannot vouch for it कि UPSC ऐसे ही interpret करेगा। Most probably it should be A, है ना। Again I am not hesitant in saying that there is interpretational issues, but in my opinion looking at various sources answer should be A। Second question जिसमें आपको दिक्कत आ सकती थी, ठीक है, अगेन इंटरप्रिटेशन की बात है। स्टेटमेंट नंबर 1, इन इंडिया प्रिजन्स आर मैनेज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स विद देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन्स। वेरी इजी, बहुत ज्यादा न्यूज में है, परोल, फरलो, ये सब हमने पढ़ा है, तो ये तो जानकारी हमें होती है कि प्रिजन्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। अब मैं कहूंगा ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया, आप मुझे बोलोगे सर एलिमिनेशन नहीं करना है हमने, तो नहीं करेंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट, इन इंडिया प्रिजन्स आर गवर्न्ड बाय द प्रिजन्स एक्ट 1894। नाउ दिस इज अ परफेक्टली गुड स्टेटमेंट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अभी तक जो एलिमेंट ऑफ डाउट रेज हो सकता है वो 1894 के कॉमा के बाद हो सकता है, क्या, विच एक्सप्रेसली केप्ट द सब्जेक्ट ऑफ प्रिजन्स इन द कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, जब हम इसकी बात करते हैं, अगर हम प्री ब्रिटिश एरा की बात करें तो प्री ब्रिटिश एरा में भी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है वो 1894 के बाद ही आया है, ठीक है। सो प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट ये सब पोस्ट 1894 आई है, वन लॉजिक। सेकेंड लॉजिक, इवन इन आर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन इफ वी से दैट सम सब्जेक्ट इज इन द स्टेट लिस्ट, सम सब्जेक्ट इज इन द कंकरेंट लिस्ट और सम सब्जेक्ट इज इन द यूनियन लिस्ट, ठीक है। अगर यूनियन में है, स्टेट में है, कंकरेंट में है, ये डिसाइड करने वाला कोई कानून नहीं है, ये डिसाइड करने वाला कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका 7th शेड्यूल है, ठीक है। तो अगर कोई सब्जेक्ट को प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास रखना है या अगर किसी सब्जेक्ट को आपने स्टेट गवर्नमेंट्स के पास रखना है तो वो शायद कॉन्स्टिट्यूशन में बताया जाएगा और उसके बाद उसके हिसाब से कानून बनेगा,
ठीक है, तो ये जो शब्द है एक्सप्रेसली केप्ट द सब्जेक्ट ऑफ प्रिजन्स इन द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज समथिंग दैट मे बी डाउटफुल। अदरवाइज ये तो हमें स्टेटमेंट पता है कि प्रिजन्स एक्ट के हिसाब से ही गवर्न किया जाता है, बट क्या प्रिजन्स एक्ट ही खुद प्रिजन सब्जेक्ट को प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास रखता है? ऑन द रीडिंग ऑफ द एक्ट इट इज नॉट डायरेक्टली गिवन, इनडायरेक्टली इंटरप्रेट हो सकता है, डायरेक्टली तो नहीं हो सकता, और यहां पे शब्द यूज किया है एक्सप्रेसली। तो अगेन डिस्पाइट देयर बीइंग अ बिट ऑफ disagreements about the answers, I would say that statement 1 is correct and statement 2 can be correct or incorrect। ठीक है, statement 2 can be incorrect। अगर ये करेक्ट है तो ये एक्सप्लेनेशन भी सही है, समझ रहे हो? अगर ये करेक्ट है तो एक्सप्लेनेशन भी सही है, और अगर ये इनकरेक्ट है तब तो ऑब्वियसली सी इज द आंसर। सो आई वुड से द आंसर डिपेंड्स ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ यूपीएससी। अभी एक और क्वेश्चन ऐसा दिखाऊंगा जो आंसर डिपेंड्स ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ यूपीएससी, ठीक है। और इस बार इस तरीके के 2 क्वेश्चन आए हैं, इसीलिए मैं अगेन बार बार आपसे कह रहा हूं कि थोड़ा सा हमें पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना है आंसर कीज को भी, है ना, बिकॉज यूपीएससी की वेरी कर सकती है, बट द कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे एग्जाम के अंदर आप लगा सकते थे या नहीं लगा सकते थे, उसके ऊपर भी मैं यहाँ आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं। नाउ इन दिस क्वेश्चन देयर इज इंटरप्रिटेशन इशू, बट आई एम फर्म विद माई आंसर, ठीक है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट विद माई आंसर। Question says, in India, which one of the following constitutional amendments was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretations of the fundamental rights? कहने का मतलब कि constitutional amendment ऐसी कौन सी है जिसे widely believe किया गया है कि वो judicial interpretations, जो fundamental right की judicial interpretation थी, उसको overturn करने के लिए बना था। अब 86 तो हमें पता है कि कुछ ओवरटर्न नहीं करता है, एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड करता है। 44th तो इमरजेंसी प्रोविजंस वाला जो अमेंडमेंट था, सरकार द्वारा लाया गया था, पार्लियामेंट द्वारा लाया गया था, उसको रिवर्स करता है। नाउ पीपल हैव बीन डिस्कसिंग अमंग्स दीज टू, देयर हैव बीन डिस्कशंस अमंग दीज टू, बट इन माय ओपिनियन इफ वी सी दैट एकमात्र कारण जिसका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, एकमात्र सिंगुलर रीजन ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज टू कॉन्टेस्ट सुप्रीम कोर्ट्स और जुडिशरीज इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, वो कौन सा अमेंडमेंट है? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है। और इसको मैं एम्पली डिस्कस कर चुका हूं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर, क्योंकि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डेफिनेटली वाज गोइंग टू बी आस्क्ड, वी वर प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो उसने क्या किया, उसने अलग अलग कोर्ट्स की, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स की फंडामेंटल राइट्स को लेके जो जजमेंट्स थी उसको रिवर्स करने की कोशिश की। एग्जांपल देता हूं आपको, चंपकम दोराईराजन केस 1951 का केस है। उस चंपकम दोराईराजन केस के अंदर यह कहा गया कि आर्टिकल 15 के अंदर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो इन द केस ऑफ एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सिमिलरली आर्टिकल 29 के अंदर आप अगर रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, इफ यू गिव रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, दैट मीन्स दैट यू आर denying someone admission into the educational institution because they belong to a particular caste। ठीक है, ये भी इंटरप्रिटेशन थी फंडामेंटल राइट्स की। ठीक है, अगेन राइट टू प्रॉपर्टी, उसकी इंटरप्रिटेशन है ना, कि आप किसी की प्रॉपर्टी को ऐसे ही बिना कंपनसेशन के ऐसे ही आर्बिट्ररली एक्वायर नहीं कर सकते हो। लैंड रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट कर रहे हो, लेकिन आप ऐसे ही लैंड सीलिंग नहीं लगा सकते कि किसी के पास 10 एकड़ लैंड से ज्यादा नहीं हो सकता। अगेन इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो उसी लिए अमेंड किया गया है ना, उसी लिए अमेंडमेंट आया ये सारा का सारा। इवन जो आपका राइट टू ऑक्यूपेशन था, जो राइट टू ऑक्यूपेशन था, उसमें यह कहा गया था कि भाई साहब अगर आप कोई ऑक्यूपेशन फॉलो करते हैं वो आपका फंडामेंटल राइट है। बट स्टेट क्या कर रहा था, गवर्नमेंट क्या कर रही थी, बहुत सारे प्राइवेट ऑक्यूपेशंस या प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज को पब्लिक सेक्टर बनाना चाहती थी, और इसके ऊपर जुडिशरी ने इंटरप्रिटेशन लगा दिया कि नहीं, इफ यू कन्वर्ट दैट इनटू पब्लिक, इफ यू टेक ओवर द रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर फॉर एग्जांपल, ये उत्तर प्रदेश में आया था बिल, तो आप उनके राइट टू ऑक्यूपेशन को वायलेट कर रहे हो। So all the amendments that you have studied, आर्टिकल 15 में, 31A में, 31B में, 19(2) में, सारी अमेंडमेंट्स फर्स्ट अमेंडमेंट से ही आई हैं, और सारी की सारी फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही आई, जबकि 42nd अमेंडमेंट से बहुत सारी चेंजेस की गई हैं। Lot of changes have been done that also included fundamental rights की interpretation, but it was not solely
ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को काउंटर की इंटरप्रिटेशन को काउंटर करने के लिए नहीं आया था. सो आई विल स्टिक माय नेक आउट एंड से फर्स्ट अमेंडमेंट इसका सही आंसर होना चाहिए. नाउ अनदर क्वेश्चन जिसपे हो हल्ला मचा हुआ है बिकॉज ऑफ द इंटरप्रिटेशन. ठीक है, और इसके दोनों पहलू मैं आपसे डिस्कस करूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइनेंस बिल और मनी बिल. नाउ UPSC has asked, with reference to finance bill and money bill, in the Indian Parliament, consider the following statements. Number 1, when the Lok Sabha transmits finance bill to the Rajya Sabha, it can amend or reject the bill. Second, when the Lok Sabha transmits money bill to the Rajya Sabha, it cannot amend or reject the bill. It can only make recommendations. This is a statement that is 100% correct. There is absolutely no doubt, क्योंकि millions of times ये आपसे पूछा जा चुका है. Now the problem is that there seems to be a distinction in this statement. UPSC के हिसाब से फाइनेंस बिल और मनी बिल दो अलग अलग चीजें हैं. फाइनेंस बिल और मनी बिल दो अलग अलग चीजें हैं. अब अगर हम सिंपल रीडिंग पे जाएं और ज्यादा इन डेप्थ इसका एनालिसिस करने ना बैठें, तो हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंस बिल एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंडर मनी बिल आता है और जिसके अंदर आते हैं फाइनेंशियल बिल टाइप 1 और टाइप 2. फाइनेंशियल बिल टाइप 1 और टाइप 2. ठीक है, ये आपके आर्टिकल 117 के अंदर होते हैं, जबकि ये आपके आर्टिकल 110 के अंदर होता है. ठीक है. नाउ इफ वी टेक दिस इंटरप्रिटेशन और अंडरस्टैंडिंग, अगर हम इस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चलते हैं तो हमारा पहला ऑप्शन भी सही है. क्यों? क्योंकि कोई भी फाइनेंस बिल अगर है, ठीक है, कोई भी फाइनेंस बिल तो टाइप 1 टाइप 2 भी तो हो सकता है. तो फाइनेंस बिल में ये होता है कि वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन राज्यसभा उसे रिजेक्ट या अमेंड कर सकती. दैट मीन्स द रिमेनिंग प्रोसीजर ऑफ द बिल इज सेम एज एनी ऑर्डिनरी बिल. बाकी का प्रोसीजर सेम होता है ऑर्डिनरी बिल जैसा. ठीक है, तो अगर हम इस इंटरप्रिटेशन पे जाएं कि फाइनेंस बिल एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर मनी बिल एक स्पेशल टाइप है और फाइनेंशियल बिल टाइप 1 2 आते हैं, तो पहली स्टेटमेंट सही हो जाएगी, दूसरी स्टेटमेंट सही हो जाएगी, तीसरी स्टेटमेंट जॉइंट सिटिंग मनी बिल में नहीं होती. दैट इज ट्रू, बट अ जॉइंट सिटिंग बिकम्स नेसेसरी फॉर फाइनेंस बिल. दिस विल नॉट बी ट्रू, बिकॉज अगर डिसएग्रीमेंट होता है दो हाउसेज में किसी बिल को लेके, कोई भी बिल हो चाहे, तो प्रेसिडेंट कैन समन अ जॉइंट सिटिंग. जरूरी नहीं होता है कि हमेशा ही करना पड़े, तो नेसेसरी नहीं होगा. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ठीक है, तो बाय दिस इंटरप्रिटेशन द आंसर इज सपोज टू बी 2 ऑप्शंस. Now I'll bring you a second interpretation, and that second interpretation is as per the your favorite book Lakshmikant, M. Lakshmikant. Now M. Lakshmikant in its stages of conduct of a budget states passing of the finance bill. स्टेट करता है passing of finance bill. ठीक है, कि ये छठा स्टेप है. आफ्टर अप्रोप्रिएशन बिल फाइनेंस बिल आता है और ये बताता है कि फाइनेंस बिल इज इंट्रोड्यूस टू गिव इफेक्ट टू द फाइनेंशियल प्रपोजल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फॉलोइंग ईयर. ठीक है, तो आगे आने वाले साल में जितने भी फाइनेंशियल टैक्स रिलेटेड प्रपोजल्स हैं, सारे प्रपोजल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए फाइनेंस बिल आएगा. एंड द सेकेंड लाइन इट राइट्स इज इट इज सब्जेक्टेड टू ऑल द कंडीशंस एप्लीकेबल टू अ मनी बिल. It is subjected to all the conditions applicable to a money bill. Now, if we look at this statement alone, तो money bill के ऊपर जो conditions लगेगी वही finance bill के ऊपर लगनी है. ठीक है, so if we look at this statement alone, then you can be saying कि finance bill और money bill का मतलब same है, दोनों में ही amendment move नहीं किया जा सकता. तो in this, that will mean that this statement is wrong, this statement is correct, and this statement, because इट इज सेम, तो ये तो गलत होनी ही होनी. ठीक है, सो दैट विल गिव यू ओनली 1, है ना. ये 2 इंटरप्रिटेशन हो सकती है इस पर्टिकुलर टॉपिक. नाउ इट डिपेंड्स अगेन आई एम सेइंग यूपीएससी इज द फाइनल आर्बिटर हियर. इट डिपेंड्स यूपीएससी इसकी क्या इंटरप्रिटेशन लेके चल रहा है. ठीक है, अगर मेरी मानेंगे तो क्योंकि उसने फाइनेंस बिल और मनी बिल को सेपरेट कैटेगरीज में रखा है, ठीक है, सेपरेटली रखा है, तो उसकी नजर में फाइनेंस बिल और मनी बिल अलग अलग है. ठीक है, अगेन सर्टन कैटेगरी ऑफ पीपल विल से कि फाइनेंशियल बिल अलग होता है और फाइनेंस बिल अलग होता है. फाइनेंस बिल इज द बिल दैट इज इन स्टेज 6, ये वाला है ना. तो अगर उससे जाओगे तो सिर्फ ओनली 1 आंसर है. और अगर सिर्फ फाइनेंस बिल को एक अम्ब्रेला टर्म लेते हो
जिसके अंदर मनी बिल आता है, फाइनेंशियल बिल टाइप 1 टाइप 2 आता है, तो आंसर विल बी ओनली 2। ए और बी में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। इन एनी केस ये तो गलती है, नेसेसरी तो नहीं होगा, कोई भी केस हो नेसेसरी तो नहीं होगा जॉइंट सेटिंग। अगेन कमिंग टू दिस एरिया, दिस वन इज रिलेटिवली ईजियर। द ओनली प्रॉब्लम इज ये वो वाले क्वेश्चन है ना सर कि अगर आपके पास वो एलिमिनेशन वाला तरीका होता ना, आप पक्का करके आ जाते पेपर में, बट वही चीज जो है यूपीएससी ने खत्म कर दी। तो विद इन अ स्टेट नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया, शेड्यूल्ड एरिया टेक्स प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार मैंने मल्टीपल टाइम्स क्लियर किया कि जब आप शेड्यूल्ड एरिया पढ़ते हैं जरूर ये नॉमेनक्लेचर याद रखें कि 5th शेड्यूल वालों को शेड्यूल एरिया कहते हैं और 6th शेड्यूल वालों को ट्राइबल एरिया कहते हैं। शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेरेशन जो होता है वो प्रेसिडेंट के पास होता है, ट्राइबल एरिया डिक्लेरेशन होता है गवर्नर के पास होता है। अनगिनत बार मैंने क्लासेस में भी बताया, तो दिस इज करेक्ट। द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट forming the scheduled area is the district and the lowest is the cluster of villages in the block. Now this is something जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, और मेरा ये मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से जो चीजें नहीं होती हैं वो मुश्किल है इंटरप्रेट करनी, समझनी, और मैं हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं ताकि वो आर्टिकल से ही बता दूं कि भाई ये लिखा है संविधान में और ये नहीं लिखा है, बिकॉज द थीम ऑफ द पेपर हैज बीन कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं है। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये नहीं कह रहा है कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सिंपली एक स्टेटमेंट दे रहा है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो शेड्यूल्ड एरिया के अंदर है वो एक डिस्ट्रिक्ट है हाईएस्ट, मतलब इफ यू वांट टू मेक अ शेड्यूल्ड एरिया द हाईएस्ट यूनिट दैट कैन बी डिक्लेयर्ड अ शेड्यूल्ड एरिया इज अ डिस्ट्रिक्ट एंड द लोएस्ट एरिया दैट कैन बी डिक्लेयर्ड अ शेड्यूल्ड एरिया इज अ ब्लॉक, मतलब क्लस्टर ऑफ विलेजेस इन अ ब्लॉक। नाउ दिस इज अगेन इंटरप्रिटेशन जिसको दो तरीके से समझा जा रहा है, बट जैसे ही इसको दो तरीके से समझा गया, मैंने इसके ऊपर थोड़ी और रिसर्च की तो मैंने ये पाया कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के हिसाब से, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन यानी कि देभर कमीशन जो 1960 में बना था, उसने कुछ क्राइटेरिया ले डाउन किए थे कि किसी भी एरिया को 5th शेड्यूल के अंदर शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, और यही डॉक्यूमेंट के अंदर ये चीज लिखी। तो ऐसा लग रहा है जैसे यूपीएससी ने ये जो स्टेटमेंट है ये यहीं से उठाया है कि एक वाइबल एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट होगी और जो लोएस्ट एंटिटी होगी वो तालुक होगी। बट अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्टेट हियर इज, ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्टेट हियर इज कि ये ऐसा क्वेश्चन है जो मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आप पक्का ही पक्का सही करके आओ, ठीक है, ठीक है। सो इट इज समथिंग दैट यू हैव टू टेक कि हाँ हो सकता है ये क्वेश्चन हम छोड़ आए, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द प्रॉब्लम हियर इज नंबर ऑफ क्वेश्चन दिस टाइम हैव इंक्रीज, जिसके अंदर थोड़ा सा रिस्क आपका बढ़ जाता है आंसर देने का, एंड दैट इज एन एक्नॉलेजमेंट दैट आई एज अ एजुकेटर एम ऑल्सो टेकिंग कि हाँ ये चीज हुई है और इस चीज को एड्रेस करने के लिए काम मैं करूंगा, ये मेरी अब से जिम्मेदारी है। चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट कंसर्न, वाहियात स्टेटमेंट। चीफ मिनिस्टर कौन सी रिपोर्ट बनाता है भाई, ये तो सिंपल है, ये हमने पढ़ा है कि गवर्नर रिपोर्ट बनाएंगे शेड्यूल्ड एरियाज के लिए, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, होम मिनिस्ट्री को नहीं देते हैं, वो प्रेसिडेंट को डायरेक्टली रिपोर्ट देते हैं, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ओनली 2, समथिंग दैट मे और मे नॉट हैव गॉन करेक्ट फॉर ऑल द पीपल। रिलेटिव है एग्जाम, इसलिए डरना नहीं है ना, गलत भी निकल रहे हैं क्वेश्चन, इसमें डरना नहीं। 77 फर्स्ट क्लियर, ठीक है, इसका आंसर क्लियर है, मतलब इसमें एम्बिग्विटी नहीं है, लेकिन ये उस कैटेगरी में है जो आप आंसर शायद एग्जाम प्रेशर में ना दे पाओ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरनल डिस्टर्बेंस के लिए ड्यूटी के लिए देता है। अब मणिपुर में हुआ था इसलिए आया था, वी कैन नॉट से, मणिपुर वाला तो अप्रैल में ही हुआ था, तो हु नोज कि ये ऑप्शन क्यों आया है, बट सेंटर स्टेट रिलेशंस पढ़ते हो, इमरजेंसीज पढ़ते हो, उसमें डेफिनेटली ये पढ़ाया जाता है, मैं भी पढ़ाता हूं आर्टिकल 355 के अंदर, ठीक है। सो 355 में अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस होती है या कोई इवन इफ देयर इज अ एक्सटर्नल अटैक, मतलब किसी तरीके का एक्सटर्नल अग्रेशन होता है, तो उसके खिलाफ आपको रोका जा सकता है। ये वो इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं है जो इमरजेंसी में आती है, वो तो 352 में हुआ करती थी, अब वो 352 खत्म हो गया। सो डोंट कंफ्यूज विद दैट, यस, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है और इसलिए आर्मी भी भेजी गई थी यूजिंग दिस आर्टिकल मणिपुर के अंदर। सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट्स द स्टेट्स फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू अ पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन।
ऐसा कोई चीज नहीं करता है। वो सिर्फ ये बताता है कि दो टाइप की डिटेंशन होगी अंडर आर्टिकल 22, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन, एक प्यूनिटिव डिटेंशन। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होगी उसमें आपके पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे कि आपको रीजंस, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताना, आपको लीगल काउंसिल प्रोवाइड करना, आपको जो है क्या कहते हैं 48 आवर्स के 24 आवर्स के अंदर जो है आपको मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना। बस ये है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में ये चीजें एप्लीकेबल नहीं है। बट इट इज नॉट गोइंग टू एग्जेम्प्ट द स्टेट। सबसे पहले तो ऐसा तो कोई स्टेट्स के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है कि आप लीगल काउंसिल प्रोवाइड नहीं करते हो तो ठीक है। उसके दो कारण हैं, एक कि ये एक्सप्रेसली ऐसा कुछ भी नहीं कहता है कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा अगर आप आर्टिकल 22 को गौर से पढ़ोगे, ठीक है, एंड वी हैव डिस्कस्ड इन वन ऑफ आवर एक या तो प्रीमिक्स में कहीं पे तो डिस्कस किया है हमने कि जो इंडिविजुअल डिटेन्ड है, ठीक है, इंडिविजुअल डिटेन्ड है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर है, उसे भी अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग अ रिप्रेजेंटेशन मिलती है। ठीक है, तो ऐसा कहीं डिनाई करने के लिए नहीं बोला गया है दैट दे कैन बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एंड दिस स्टेटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट इज कि ये एक रिपील्ड एक्ट है। तो थंब रूल ये कहता है कि रिपील्ड एक्ट में से हम सवाल की प्रिपरेशन नहीं करते हैं, पर क्या करें, यूपीएससी थंब रूल्स नहीं मानता है। दिस इज वेरी मच एक्सेप्टेबल नाउ इन दिस प्रेजेंट सिनारियो। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के अंदर अब ये जरूर है कि जब हम बात करते हैं यूआपा की या बाकी एंटी टेरर कानूनों की, हम ये जरूर बात करते हैं कि वहां पे प्रिवेंटिव डिटेंशन होता था, यूआपा में अभी भी होता है, यहां पे भी होता था, बट वहां पे एक बहुत ही स्ट्रिंजेंट प्रोविजन होता था कि कन्फेशन ऑफ द अक्यूज्ड, अगर वो पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट कन्फेशन देता है तो उसे एविडेंस माना जाता था। ठीक है, जबकि इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 इसे एविडेंस नहीं मानता। So while you are in detention, whatever statement you give to the police, it is not considered as evidence। आपको अगर स्टेटमेंट देनी है, गवाही देनी है, टेस्टिमोनी देनी है, आपको कोर्ट प्रेमाइसेस में आके वो बताना पड़ेगा। रिटन कन्फेशन नहीं माना जाता है। बट पोटा यानी कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट जो रिपील हुआ, उसका वन ऑफ द मेन रीजन यही हुआ करता था कि वहां पे कहते थे कि फोर्सिबली आप जो है वो कन्फेशन लिखवा लेते थे और उसको एज एन एविडेंस शो कर सकते थे। ये लिखा गया, सर्टेन कन्फेशंस मेड टू पुलिस ऑफिसर्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। नाउ अगेन मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आपको सपने में आना चाहिए था कि ये भी कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट वाज अगेन चैलेंजिंग एज पर द यूपीएससी। तो आंसर ए होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से देखते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, 355 हमने देखा। आई कांट एक्सपेक्ट एनीवन टू आंसर दिस। द सिंपल रीजन इज इफ यू आर गोइंग टू give a statement, this one statement is absolutely wrong। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो गलत है। members nominated are also eligible to be included। तो इलेक्टोरल कॉलेज में नॉमिनेटेड मेंबर्स का कोई लेना देना नहीं है, सिंपल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पढ़ते हैं। गलत, खराब। higher the number of elective assembly seats, higher is the value of vote of each MLA of that state। now this is also something that you should know। ठीक है, तो जो population divided by number of seats into 1/1000, ये फॉर्मूला होता है, 1971 की पॉपुलेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो हायर होगी तो हायर नहीं होगा, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए हायर नहीं होगा, बट यू नीड टू नो द रेशियो। आपको रेशियो पता होना चाहिए, सिर्फ एक न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर से काम नहीं चलेगा। बट हेयर इन द सेकेंड स्टेटमेंट यू कैन से ना, क्योंकि हायर होने से तो कम हो जाएगा वो, तो इसलिए हम इस स्टेटमेंट को कहेंगे वेग स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट। नाउ दिस इज समथिंग आई डू नॉट एक्सपेक्ट एनी कैंडिडेट टू ट्राई टू मेमोराइज। ठीक है, कोई भी कैंडिडेट ट्राई टू मेमोराइज नहीं करता है। एक और क्वेश्चन दूंगा विच इज अगेन एन एग्जाम्पल वेर यू डोंट जनरली मेमोराइज द थिंग्स एंड विच इज अगेन अ रियलिटी दैट वाज शोकेस्ड इन द यूपीएससी कि इस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ एमपी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला। नाउ यू विल ओनली कम टू नो इफ you know both the population of MP, the population of Kerala, the number of seats in MP, number of seats in Kerala। Although population के हिसाब से ही number of seats होती हैं, तो वो भी आप guess नहीं कर पाओगे, है ना। तो रेशियो जो होगा वो आपको बताना पड़ेगा। अब इसमें फैक्चुअल है, फैक्चुअल ये कि केरला के अंदर जो रेशियो आता है वैल्यू ज़्यादा आता है। ठीक है, वैल्यू का रेशियो ज़्यादा आता है क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ सीटें कम होंगी, पॉपुलेशन ज़्यादा,
पॉपुलेशन भी कम होगी तो नंबर ऑफ सीटें भी कम होगी, तो रेशियो ज़्यादा आ गया। तो केरला का ज़्यादा है, मध्य प्रदेश का कम है। ये तो फॉर्मूला फैक्ट वाली बात है। डोंट एक्सपेक्ट एनीवन टू नो इट। इफ समवन नोज इट, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, बट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओनली दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना, और पूरा प्रॉपर रीजन के साथ इसमें स्टेटमेंट दिया गया है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो द आंसर इज ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो भी ऑप्शन वन स्टेटमेंट वाला था वो इसका करेक्ट आंसर है। इसकी वजह से प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बदल दो, ये कर दो, कैन नॉट से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अनदर क्वेश्चन जहां पे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। अब फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अंदर हम ये जरूर पढ़ते हैं कि 3:2 रेशियो ऑफ द लेंथ और हाइट होना चाहिए फ्लैग का, बट द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड साइजेस ऑफ नेशनल फ्लैग कोड वी डू नॉट एक्सपेक्ट to remember, and this is again a confession from my end that मैंने फ्लैग कोड पढ़ा है। मैंने फ्लैग कोड के अंदर ज़रूर एक स्लाइड भी रखी होगी जिसमें मैंने स्टैंडर्ड डायमेंशंस की बात की थी, बट मैंने कभी ये नहीं कहा स्टूडेंट्स को कि आप हर एक स्टैंडर्ड डायमेंशन याद रखो, ठीक है। और ऐसे सवालों की वजह से थोड़ा सा आक्रोश देखा जा रहा है, थोड़ा सा रीजनिंग। अब नाउ देयर आर सम पीपल हु आर सेइंग कि यू शुड हैव गेस्ड कि क्योंकि यहाँ 3:2 लिखा है तो यहाँ पे ये सिंपली ये फॉर्मूला या ये नहीं देंगे, है ना। सेइंग समथिंग फ्रॉम एन एसी रूम, जहाँ पे आप एग्जाम प्रेशर में नहीं हो, कहना बहुत आसान है। आई वुड अर्ज इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी ना डाला करे, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला किसी को, है ना। ये जानकारी याद रखने से कोई फायदा नहीं होगा, बाद में सर्विसेज में अगर किसी ने याद रखना है तो रख सकता है, अभी नहीं। होम गार्ड्स इज समथिंग दैट यू मे हैव कम अक्रॉस इन एनी compilation. If you might have come across in any compilation, you definitely will not be reading this in much detail, ठीक है, reading this in much detail। और again I am saying कि थोड़ा सा हम reconsider करेंगे इंटरनल सिक्योरिटी की तरफ, हम थोड़े टॉपिक्स को बढ़ाएंगे डेफिनेटली। नॉट सेइंग कि कंप्लीटली चेंज कर देंगे, है ना, कि स्पोर्ट्स पढ़ते रहो या इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ते रहो, बट वी डेफिनेटली हैव टू टेक केयर ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, क्रिमिनल लॉ, प्रिजन। मैंने बेल के प्रोविजंस पे बहुत सारी बातें की, इस बार नहीं आया, नेक्स्ट ईयर जरूर आ सकता है, ठीक है। सो ये क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड, जो कानून से रिलेटेड बातें होती हैं, वो जरूर अब यूपीएससी ज्यादा उठाने लग गया है। अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है, होम गार्ड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं आते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, ऑक्सिलरी पुलिस फोर्स की तरह काम करते हैं, प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन और इंटरनेशनल बॉर्डर और कोस्टल एरियाज, ठीक है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर और कोस्टल एरियाज के अंदर इन्फिल्ट्रेशन रोकने के लिए कुछ अलग से बॉर्डर विंग बटालियंस बनाई गई हैं। दिस हैज बीन वर्बटिम टेकन बाय द यूपीएससी फ्रॉम देयर वेबसाइट। यूपीएससी ने वेबसाइट उठाया, होम गार्ड्स जो होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है बेसिकली, और उनकी वेबसाइट से ये चीजें उठा ली, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग कि द रेलेवेंस ऑफ सर्टन क्वेश्चंस कैन बी क्वेश्चनड, द इवन इफ यू हैड कवर्ड देम सम टाइम अगो इन सम न्यूज, इट इज वेरी डिफिकल्ट इन द एग्जाम परस्पेक्टिव टू रिमेंबर दीज थिंग्स। आखिरी क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं, आखिरी क्वेश्चन में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर हम ये पढ़ते हैं क्या कि कुछ एक्टिविटीज होती हैं जहां पे माना जाता है कि आप धोखाधड़ी कर रहे हैं इन ऑर्डर टू टेक सम सीक्रेट। But again, I would say that in the exam situation, I cannot expect a candidate to remember all the 3 provisions. Now, celebratory gunfire which can endanger personal safety of others, ये Arms Amendment Act में आता है, बिल्कुल सही है, इसको imprisonment में डाला जाता है, ठीक है, punishable offense के अंदर डाला जाता है। ये है knowingly misleading or otherwise interfering with a police officer or military officer when engaged in their duties. Now this is basically again a part of Official Secrets Act, not part of Indian Evidence Act. इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है कि एविडेंस से रिलेटेड क्या क्या प्रोसीजर है, किस चीज को एडमिसिबल एविडेंस माना जाएगा, किसको नहीं माना जाएगा। इनफैक्ट जब हम चार्जशीट और एफआईआर की बात कर रहे थे, हमने वहां पे इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में बात की थी कि क्या पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं और क्या नहीं, बट वी हैव नॉट गॉन एंड रेड एंटायर एक्ट। एंड वंस अगेन आई वुड से दैट दिस इज नॉट योर फॉल्ट कि आपने एंटायर एक्ट नहीं पढ़ा, क्योंकि अगर आप वो एंटायर एक्ट पढ़ते तो कोई गारंटी तो आपके पास थी नहीं कि एक ऑप्शन आपका उसमें से रिजॉल्व हो जाता। सो इफ आई से, ठीक है, ये इसमें क्या है, इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं है, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो द आंसर इज 1 and 3, दैट मीन्स 2 स्टेटमेंट। नाउ द डिफिकल्टी लेवल सीम्स राइज और हाइटेंड इसलिए लग रहा है क्योंकि आप कुछ एलिमिनेट नहीं कर पाए, और अभी भी जितने भी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए, चाहे वो 15-16 थे, उसमें से 7 तक आप क्वेश्चंस कर सकते थे। अर्लियर इट यूज्ड टू बी
द ट्रेंड यूज टू बी कि आप 15 में से 11 कर सकते थे, 12 कर सकते थे. नाउ द ट्रेंड हैज रिड्यूस्ड एंड अकॉर्डिंगली द नंबर ऑफ करेक्ट अटेम्प्ट्स विल ऑल्सो रिड्यूस. बट अगेन प्रिपरेशन को 100% आपको 180 डिग्री लेने की जरूरत नहीं है. वी हैव प्लान्ड फॉर यू लॉट ऑफ थिंग्स. कंसिडरिंग द फैक्ट कि यूपीएससी थोड़ा बदल चुका है, हमें भी ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए. तो स्टैटिक और करंट लिंकेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट वी हैव एम्फसाइज्ड अपॉन. अगर आपका बेसिक सही है तो आप कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पे करके आ सकते हो जो आपके करेक्ट हो जाएंगे, विच इज गुड इनफ इन पॉलिटी. ठीक है, अगर 10 हो रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है. सम एक्ट्स इन न्यूज थॉरोली कवर करने होंगे, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं कि मैं आपको इस तरीके से डिजाइन करके बताऊंगा कि आपको ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट ना करना पड़े. एंड फाइनली रेस्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी इज सेम, क्योंकि एक हेल्दी प्रोपोर्शन ऑफ क्वेश्चन 8 to 9 क्वेश्चन जो हैं वो सही हो जाएंगे, बिकॉज इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन इस बार आए हैं, अगली बार देयर मे नॉट बी अ प्रॉब्लम. ठीक है, अगेन 8 से 9 क्वेश्चंस गुड इनफ, 7 से 8 क्वेश्चंस गुड इनफ इन पॉलिटी इफ यू आर अटेम्प्टिंग हियर एंड देयर. ठीक है, out of these 15-16. Now general studies for UPSC 2024, we have a very lucrative, very holistic course which will give you the required time management. Courses का main purpose होता है आपका time manage हो, आपको बहुत ज़्यादा sources में से इधर उधर से पढ़ाई ना करनी पड़े, क्योंकि आप जितना मर्जी कर लें, ये आपने देख लिया, कवरेज बहुत ज़्यादा कर लें तो भी याद रखना इंपॉर्टेंट है ना. तो आपका सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ता है अगर आपके लिए कोलेटिव चीज़ें हम लेके आते हैं. 15,000 में आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोड लगाएंगे रहना RAINA. सो ये कोड का इस्तेमाल करेंगे, 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा. यहाँ पे आपको पूरा A to Z प्री टू मेन सब कुछ मिलने वाला है, इंटरव्यू तक मिलने वाला है. ओनली इवैल्यूएशन विल नॉट बी देयर. तो मेंस के आंसर्स की इवैल्यूएशन नहीं मिलेगी. अगर वो चाहिए तो इस कोर्स पे जा सकते हैं. अगेन 10% डिस्काउंट इज देयर, 10% डिस्काउंट इज देयर, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा. तो आप फटाफट से इसे एनरोल कर सकते हैं इफ़ यू फील लाइक कि हाँ कुछ चीज़ें डेफिनेटली गलत हुई हैं. CSAT में डेफिनेटली रिकन्सिडरेशन ऑफ स्ट्रैटेजी है, जो कि हम भी आपके साथ डिस्कस करेंगे आने वाले समय में. बट उम्मीद हारने से या बिल्कुल ही नेगेटिव आउटलुक लेने से आपके सपने पूरे नहीं होंगे और आप किसी एक लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे. ठीक है, सो आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट. आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा डिस्कशन से, एंड सी यू अराउंड. ऑल द बेस्ट.